हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल द एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन श्रृंखला भाग 13 के बारे में। अगर हम 13 भाग के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी कि 12 भाग पहले से कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग इस श्रृंखला का आनंद लीजिए और नोट्स अपने बनाते चलिए। इस श्रृंखला को इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि आपके सभी प्रत्येक एग्ज़ाम में जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनमें ये मदद करेगा। ठीक है, जो लोग चैनल से जुड़ गए हैं वो लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और भी लोगों को जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखेंगे कि इस पर बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं और भी आने वाले समय में क्लासेस चलेंगी। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने सामान्य अध्ययन श्रृंखला के अगले भाग पर, भाग 13 के बारे में। ठीक है, इस श्रृंखला का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा को कब शामिल किया गया था। ठीक है, पूछ रहा है 8वीं अनुसूची में किस भाषा को, नेपाली भाषा को। यानी कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के जो वर्तमान समय का संविधान है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, कुल कितने हैं, 22 भाषा, 22 लैंग्वेज, यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख है। और जब संविधान लागू हुआ था प्रारंभ में इसमें कुल 14 भाषाएं थीं। ठीक है, यानी कि 8 भाषाओं को अलग से जोड़ा गया है इसमें। और कौन कौन से कब कब जोड़ा गया है उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। कौन से संविधान संशोधन है, कौन से किस सन में जोड़ा गया, ठीक है, और कौन सी अनुसूची 8वीं अनुसूची है। आप लोगों को तो ये पहले ही पता हो गया कि 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा है। और नेपाली भाषा जो है आपका इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप जानते हैं कि नेपाल देश से आती है नेपाली भाषा। और नेपाली भाषा का जो महत्व है आप देखेंगे भारत में कि जो बौद्ध धर्म है उससे संबंध ये रखती है, इसीलिए नेपाली भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए तो हम एक एक करके लिखते हैं कि कौन सी भाषा को कब जोड़ा गया था। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं कि संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में हम इस तरह से लिख दे रहे हैं। आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए कि नोट्स बनाते चलिए। अगर आप लेक्चर के साथ, श्रृंखला के साथ अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपका नोट्स एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनेगा। ठीक है, भारतीय संविधान प्रारंभ में यानी कि लागू होने के समय। ठीक है, लागू होने के समय प्रारंभ में कुल कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाओं का उल्लेख था। 14 भाषाओं का उल्लेख। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान समय में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक, ये चीज़ आप लोग समझ रहे हैं कि जब संविधान भारत में लागू हुआ कब, 26 जनवरी 1950 को ही तो लागू हुआ था। हैं, बताइए, यही डेट है ना, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। ठीक, जब प्रारंभ के समय में जब संविधान लागू हुआ तो उसमें कुल 14 भाषाएं थी। और वर्तमान समय में समय पर इसमें भाषाएं जोड़ी गई और वर्तमान समय में कुल 22 भाषाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लिए। और किस अनुसूची में है, भारत की 8वीं अनुसूची में है, इसको भी आप लोग नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग अगर लिखते रहेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे तो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करेगा। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए जिसमें जीएस के सेक्शन पूछे जा रहे हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को मदद
करेंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले सबसे पहला जो संविधान संशोधन किया गया था भाषाओं को जोड़ने के लिए, 21वां संविधान संशोधन। 21वां, हम इस तरह से संविधान लिखेंगे, फिर संशोधन हम पूरा लिखेंगे। 21वां संविधान संशोधन। ठीक, इसमें इस संविधान संशोधन में आप देखेंगे कि एक भाषा को जोड़ा गया। एक भाषा को जोड़ा गया, और वह भाषा कौन सी थी? जोड़ा गया सिंधी। ठीक है, वह भाषा कौन सी थी? सिंधी। ठीक, इस तरह से आप लोग लिख लीजिए। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा को जोड़ा गया जिसका नाम सिंधी है। ठीक है, जोड़ा गया सिंधी। ठीक, फिर उसके बाद आप देखिए 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, कितनी भाषाएं? 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 3 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, और वो कौन कौन सी भाषाएं थीं? आप देखेंगे कि मणिपुरी, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं। अभी हम आप लोगों को ट्रिक भी बता देंगे इसको याद करने का। वैसे तो मैं ट्रिक से कभी पढ़ता नहीं, लेकिन आप लोगों को अगर सूटेबल लगे तो हम ट्रिक आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है, कोंकणी। कोंकणी। ठीक, एक बार आप लोग इसका सन भी लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 21वां संविधान संशोधन हुआ था यह का 1967 में। ठीक, और 71वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1992 में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का जो चीज़ें हैं वो थोड़ा क्लियर होंगी कि 71वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा एक भाषा को जोड़ा गया था जो सिंधी था। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया जिसमें मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी है। ठीक है, एक बार फिर से नोट डाउन कर एक बार सुन लीजिए कि 21वां संविधान संशोधन, अगर सॉरी कि अगर पिछले वाले में अगर 71वां बोला गया होगा तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा एक भाषा जोड़ा गया जो है सिंधी। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया था जो मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी थी। ठीक, फिर उसके बाद देखिए 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन यह कब हुआ था आपका? 2003 में। ठीक, 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, और वो कौन कौन सी भाषाएं थीं? 4 भाषा अब देखिए, बोडो, डोगरी, मैथिली, ठीक है, और संथाली। इन 4 भाषाओं को सन 2003 में जोड़ा गया। ठीक, इस तरह से आप लोगों को याद रहेगा। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा एक भाषा जोड़ा गया था जो सिंधी था। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। और 1992वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। यानी कि 4, 3, 7 और 1 सिंधी 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है। इन सारी भाषाओं को आप नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक ट्रिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर ट्रिक आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ट्रिक अगर आप लोग देखिए तो इसका तो ऑप्शन आप लोगों का ये हो जाएगा 1992 में ही नेपाली को जोड़ा गया था। अभी हमने बताया कि 3 भाषाओं को जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, तो हम ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि सिंधी ने, ठीक है,
सन तो आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। सिंधी ने मणिपुर और कोंकण को नेपाली भाषा में बोडोमास का नियम समझाया। बोडोमास का नियम समझाया। ठीक है, नियम समझाया। ठीक है, यानी कि सिंधी, मणिपुरी, कोंकण और नेपाली और बोडोमास। ठीक है, ये आपकी 8 भाषाएं हो गई। यानी कि आप इस तरह से ट्रिक याद कर सकते हैं कि सिंधी ने मणिपुर और कोंकण को नेपाली भाषा में बोडोमास का नियम समझाया। ठीक है, तो बोडोमास का नियम आप लोगों का मैथ में प्रयोग होता है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग समझ में आ रहा होगा कि सिंधी, आप लोग सन याद करिएगा। सिंधी कब जोड़ा गया? 1967 में। कौन सा संविधान संशोधन है? 21वां ये है ना, संविधान संशोधन। ठीक है, 21वां। फिर इसके बाद आप देखिए मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया दूसरी बार। ठीक है, और कौन सा संविधान कब जोड़ा गया था? 1992 में। ठीक है, 1992 में कौन सा संविधान संशोधन है? ये आपका 71वां है, 71वां संविधान संशोधन। ठीक, फिर इसके बाद देखिए बोडोमास, यानी कि बोडो, ठीक है, बो से बोडो हो गया, डो से डोगरी हो गया। ठीक है, एम से मैथिली हो गया और एस से संथाली हो गया। समझ गए? ठीक है, बोडो मास। ठीक, बोडो, बो से बोडो, डो से डोगरी, म से मैथिली, स से संथाली। तो ये आपके 8 भाषाएं हैं और यह जोड़ा गया था 2003 में। कौन सा संविधान संशोधन है? 2003 में। 2003 में कौन सा संविधान संशोधन है? 92वां संविधान संशोधन। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग याद करिए और नोट डाउन करते रहिए। ये आपका ट्रिक हो गया। ठीक है, ये आपका ट्रिक है। अब इसको नोट डाउन करिए कि सिंधी ने मणिपुर और कोंकण को नेपाली भाषा में बोडोमास का नियम समझाया। सिंधी 1967 21वां संविधान संशोधन, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 1992 71वां संविधान संशोधन, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 2003 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को भाषाओं का जो संविधान संशोधन में जोड़ा गया वो सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आप लोग इसको नोट डाउन करिए, अपने नोट्स को बनाते रहिए और अच्छे तरीके से इसको अपने नोट्स में दर्ज करिए और ईयर वाइज सन को भी लिखिए, फिर उसके बाद संविधान संशोधन भी लिखिए और कब कब जोड़ा गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस शब्दों को हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव जो शब्द होते हैं उसका आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों को जो प्रश्न है वो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये संविधान के भाग दिया है और उसमें पूछा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो भाग 8 संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, भाग 12 संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है,
तो चलिए हम लोग बात करते हैं भाग 8 से लेकर भाग 14 के बीच में जितनी भी भाग हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 के बारे में, और देखेंगे कि उसमें क्या दिया गया है और कौन सा अनुच्छेद शामिल है। अगर इसका हम बात करें तो भाग 12 में संघ और राज्यों के बीच संबंध की बातें नहीं की गई हैं, ठीक है। और भाग 12 में आपकी है वित्त, संतति, संविदा और वाद, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन जो है आपका गलत है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि भाग 8 से लेकर भाग 14 के बीच में क्या क्या चीज़ें हैं। ये भारतीय संविधान के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि भाग से भाग और अनुच्छेद और भाग और जितने विषय हैं उससे प्रश्न आप लोगों को 1 या 2 प्रश्न निश्चित ही है कि प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यूपी पीसीएस का तो फेवरेट है, वो 1 या 2 प्रश्न पूछता ही पूछता है, ठीक है, कि किस भाग में क्या चीज़ें दी गई हैं, किस भाग में कितने अनुच्छेद देखने को मिल रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं भाग 8 के बारे में। अगर आप लोगों को भाग याद हैं भारतीय संविधान के तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप लोग चैनल से जुड़ते रहिए और यहीं पर आप लोगों का हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। भाग 8 में आपका है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र है। और इसका अनुच्छेद अगर हम बात करें, इसका अनुच्छेद जो है 239 से 242 तक है, ठीक है। 239 से 242 भाग 8। फिर इसके बाद बात करिए भाग 9 के बारे में। और भाग 9 आप जानते हैं कि पंचायत से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायत है, यही है ना भाग 9 में। और इसका जो अनुच्छेद आप देखेंगे कि 243 से लेकर, अनुच्छेद हम लिख दे रहे हैं इस तरह से, इसका अनुच्छेद जो है आप इस तरह से देखिए, अनुच्छेद 243 से 243 औड़ा तक है, ठीक है। फिर उसके बाद भाग 9 का भी है, ठीक है। आप जानते हैं भाग 9 का ये क्या है, नगर पालिका है, नगर पालिका ये है ना, भाग 9 नगर पालिका। इसका अनुच्छेद आप देखेंगे कि 243 औड़ा से। अब देखिए कि कितना अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया है, और ये है 243 या 6 तक, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं अनुच्छेद नहीं लिख रहा हूँ तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा, हम आर्टिकल लिख दे रहे हैं कौन कौन सा है। फिर आप जानते हैं भाग 10, भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करते चलिए, यहाँ पे प्रत्येक एग्जाम में पूछ लेंगे, कहीं से भी पूछ लेते हैं 22 भागों में से, ठीक है। तो जनजाति क्षेत्र में जो आर्टिकल आप देखेंगे 244 से, ये है आपका एक ही आर्टिकल ही है सिर्फ इसमें, ठीक है। 244 से 1 और 2 आर्टिकल हैं, 244 क तक, ठीक। सिर्फ इतना ही आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आप देखिए भाग 11, दिख रहा है ना, कैमरे में दिख रहा है ना, चलिए ठीक है, दिख रहा है। ये जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध है, भाग 11 है जो, वो संघ और राज्यों के बीच संबंध है, राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध, इसका जो अनुच्छेद है आप देखेंगे ये है आपका 245 से 263, ये है आपका 245 से 263, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए और हम लोग चलते हैं, भाग 11 हो गया, 3 भाग और हैं, उसको 14 तक हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग नोट डाउन करते चलिए और सभी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करिए, जिससे आप लोगों का जो भी जिस भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जीएस पूछ रहा है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए बात
देखिए भाग 12 के 12, भाग 12 यही था ना। भाग 12 में क्या दिया है आपका, वित्त संतति, वित्त संतति, संविदा और वाद, संविदा और वाद। ठीक है, इसका जो अनुच्छेद आप देखेंगे कि 264 से 300 क तक है। ठीक है, 300 क आप जानते हैं, 300 क में यहाँ का संपत्ति का अधिकार दिया गया है। ठीक है, भाग 13 जल्दी जल्दी आप लोग नोट डाउन करते चलिए जिससे टाइम हम लोगों का बचेगा। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम ठीक है, इसका अनुच्छेद आप देखेंगे कि 301 से 307 है, 301 से 307। ठीक, इन सभी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, अपने नोट्स को बनाइए और अच्छे से तैयारी करिए जिससे आप लोगों को सफलता ज़्यादा मिले। और तैयारी करने का मतलब है कि आप लोग सही दिशा निर्देशन में करिए, नहीं तो जो सफलता आपको साल भर, 1.5 साल 2 साल में मिलने वाली है वो आपको सफलता प्राप्त करने के लिए 5 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भाग 14 के बारे में बात करें तो ये है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, और इसका अनुच्छेद है आप देखेंगे कि 308 से 323, 308 से, और इसी में आप देखेंगे कि लोकसभा आयोग का बात किया जाता है भाग 14 में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रहेंगी, आप लोग नोट डाउन करते चलिए। और चलिए हम लोग चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि जनगणना निम्न में से किस सूची का भाग है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है, जिसमें राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, कौन सा है, भारतीय संविधान। कौन सी अनुसूची है, 7वीं, 7वीं ही है ना। ठीक है, 7वीं अनुसूची। ठीक, इसमें 3 सूचियाँ का उल्लेख है, 3 सूचियों का उल्लेख। ठीक है, पहली राज्य, सेंटर से स्टार्ट करते हैं। पहली सूची है आप लोगों की संघ, इसको आप केंद्र बोलिए, सेंट्रल बोलिए, ठीक है, सब बात बराबर है। संघ सूची, इसमें कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार कानून बनाएगी, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं कि संघ सूची पर जो कानून बनाया जाएगा वो केंद्र सरकार का होगा। इसके बाद राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी, राज्य सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, इसके बाद समवर्ती सूची पर दोनों केंद्र व राज्य
केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर समवर्ती सूची पर कानून बनाते समय अगर मतभेद हो जाए, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में मतभेद हो जाए, तो वहाँ पर केंद्र सरकार का कानून सर्वोपरि माना जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात का? मतभेद होने की स्थिति में, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, मतभेद होने की स्थिति में, इस स्थिति में केंद्र सरकार का कानून सर्वमान्य होगा। ठीक है, केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। ठीक, केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। इसके बाद अगर इसमें आप देखिए कि इन सूचियों में जो घटाने बढ़ाने का काम है, कौन सी सूची में कौन सा विषय रहेगा, उसको किस सूची से निकाल किस सूची में करना है, तो वहाँ पर जो चीज़ें करी जाएंगी और जो न्याय निर्णय लिया जाएगा और जो विशेष परिवर्तन का जो अधिकार है वो संसद के पास है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, विशेष निर्णय और परिवर्तन का जो अधिकार है, परिवर्तन का अधिकार, परिवर्तन का जो अधिकार है वो कहाँ है, किसके पास है? संसद के पास है। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। जो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है उनके बारे में, और जो जनगणना की अगर हम बात करें तो जनगणना आपकी केंद्र सूची का भाग है। ठीक है, जनगणना आपकी केंद्र सूची का भाग है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों की याद हुई, आप लोग इसे नोट डाउन करते रहिए और अपने नोट्स को सुदृढ़ता प्रदान करिए। ठीक है, जिससे वो आपके सारे एग्ज़ाम्स में मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, तो सबसे पहले आप यही समझिए कि समान नागरिक संहिता होता क्या है। ठीक है, समान नागरिक संहिता, ठीक, समान नागरिक संहिता वो होता है कि जो अगर आप किसी राष्ट्र में रह रहे हैं, किसी राज्य में रह रहे हैं, किसी देश में रह रहे हैं, तो वहाँ पर सभी प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक धर्म के लिए एक ही कानून होना चाहिए। ठीक है, वही आपका समान नागरिक संहिता कहलाती है। ठीक है, कि एक देश के लिए हर एक चीज़ के लिए एक कानून हो, एक देश में तो एक ही कानून हो, चाहे वो अपराध हो, चाहे फैमिली मैटर हो, चाहे फैमिली लॉ हो, चाहे प्रॉपर्टी लॉ हो, उन सभी में एक ही कानून होना चाहिए, तो वही आपका समान नागरिक संहिता कहा जाता है। ठीक है, और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला जो राज्य है, समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला राज्य कौन सा है? संहिता को लागू करने वाला राज्य, लागू करने वाला राज्य है आपका गोवा। गोवा में आप देखेंगे कि आज भी समान नागरिक संहिता लागू है। और गोवा में किसने लागू किया गया था समान नागरिक संहिता? पुर्तगालियों ने। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा में समान नागरिक संहिता लागू किया था। ठीक, इस तरह से आप समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है कि जो समान नागरिक संहिता है इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC। ठीक है, समझ रहे हैं, इंग्लिश में UCC बोला जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ठीक है, अगर आप कहें तो हम इसको लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, यूनिफॉर्म
सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसको बोला जाता है यूसीसी। आप लोग भारत में देखेंगे कि ये एक वर्तमान समय में चर्चित मुद्दा बना हुआ है कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय संविधान सभी धर्मों को आप देखेंगे कि वो स्वतंत्रता प्रदान करता है। जो अनुच्छेद 25 से है, आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में 25 से 28 है शायद, कि 27 है, शायद 28 ही है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, अपने धर्म का आबाद रूप से संचरण प्रचार प्रसार करने की अनुमति देता है, लेकिन धर्मांतरण की अनुमति नहीं देता है, ठीक है, समझ रहे हैं। धर्मांतरण आप किसी को भी आप ज़बरदस्ती अपने धर्म में कन्वर्ट यानी कि बदल नहीं सकते, इसकी अनुमति नहीं है। बाकी आप अपने धर्मों का आबाद रूप से प्रचार प्रसार करिए, संचरण करिए, उपासना करिए, आस्था रखिए, ये सब सारी चीज़ों की आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है। तो उसी में आप देखेंगे कि फैमिली लॉ आता है। फैमिली लॉ में आपका तलाक आएगा, फिर उसके बाद सक्सेशन उत्तराधिकारी का आएगा, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी आएगा, संपत्ति का अधिकार वाला जो सेक्शन है। और इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है फैमिली लॉ में, वो है आपका मैरिज और डाइवोर्स, ठीक है। मैरिज और डाइवोर्स जो है आपका, यानी कि विवाह और विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद ये आपका शुद्ध हिंदी है, इसलिए इसको तलाक बोला जाता है। तलाक आपका उर्दू शब्द है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 3 तलाक के मुद्दे को बहुत ज़्यादा ही गंभीरता से लिया गया था भारत में, और उस पर कानून बनाया भी जाने वाला है अभी। तो इस तरह से देखेंगे कि जो विवाह है और तलाक जो भारत में चीज़ें देखने को मिल रही हैं, मुस्लिम में अलग है, सिख ईसाइयों में अलग है, भारत में जो हिंदू हैं उनके अलग हैं। तो उनमें जो संशोधन करने की कोशिश की जा रही है कि उनको एक क्राइटेरिया में लाया जाए, और जो तलाक के जो नियम है उसको एक क्राइटेरिया में लाया जाए, जिसमें 3 तलाक हैं। आप देखेंगे कि वहाँ पे आप देखेंगे कि तलाक को 3 बार बोला गया अगर पत्नी से पति के द्वारा, तो वहाँ पर उनका तलाक हो जाता था इस्लामिक में। तो उसी चीज़ को रोक लगाने के लिए, और इस तरह से आप देखेंगे अगर इस तरह से तलाक हो रहा है, तो आप इस तरह सोचिए कि जो पत्नी अगर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, तो उसका जो दशा होगा वो किस तरह से समाज में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि महिलाओं के बहुत सारे अधिकारों का भारतीय संविधान में हनन हो रहा था, उल्लंघन हो रहा था। तो इस तरह से समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है कि भारतीयों के लिए एक ही कानून होना चाहिए हर एक क्षेत्र में। यानी कि ये इस तरह से आप समझिए कि जो भारत में क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, आपराधिक संहिता जो है, आपराधिक कानून है, वो सभी के लिए समान है, ठीक। इस प्रकार से समझिए कि जो क्रिमिनल लॉ है, आपराधिक कानून है, वो सभी के लिए समान है। चाहे मर्डर आपका हिंदू करे, चाहे कोई मुसलमान करे, चाहे ईसाई करे, मर्डर के लिए आपके जो सभी प्रावधान है वो सभी के लिए समान है, ठीक है। चोरी करने के लिए जितने भी प्रावधान है वो सभी के लिए समान है। डकैती डालने के लिए जितने भी प्रावधान है वो समान है। तो जो क्रिमिनल मैटर है, ठीक है, क्रिमिनल लॉ तो आपको यूसीसी में देखने को मिलेगा, समान नागरिक संहिता में मिलेगा। लेकिन जो फैमिली मैटर है, सिविल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रक्रिया संहिता है, उसमें जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो असमानता में देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों के शासनकाल से चली आ रही हैं। अंग्रेज़ों ने भी भारतीय समाज में हिंदू मुस्लिम को अलग ही किया था। तो इसीलिए भारत में जब भारत आज़ाद हुआ, तो उसमें सभी धर्मों को में संभाव बनाने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए, जो भारत की एकता अखंडता है उसको अक्षुण्ण बनाने के लिए, वहाँ पर जो क्राइटेरिया है धर्मों को लेकर उसको अलग अलग कर दिया गया था। और आप एक चीज़ इस तरह से मान के देखिए कि जो इस्लामिक हैं, जो मुसलमान हैं भारत में, चाहे आप किसी भी देश के मुसलमानों को देखिए, वो अपना कुरान, शरीयत और हदीस की चीज़ें ही मानेंगे, ठीक है। इजमा हो गया, फिर उसके बाद कुरान हो गया, फिर हदीस हो गया, कयास हो गया, इन सभी चीज़ों का कानून मानेंगे। वहाँ पर भारत जो संविधान है देश का उन लोगों पर लागू नहीं होता है। और यही रीज़न है, यही कारण है कि भारत में भी लागू वो लोग नहीं मान रहे थे। मुस्लिम वक्फ बोर्ड अभी इसका भी विरोध बहुत ज़्यादा किए हैं 3 तलाक का, क्योंकि 3 तलाक का जो निकाह हलाला वाला मैटर है ना, वो बहुत ही घिनौना है, ठीक है। एक तरह से आप सोच कर देखिए कि वो इतना घिनौना है निकाह हलाला वाला जो मैटर है, कि वो किसी की भी आत्मा को झिझोड़ कर रख सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें लाया गया था। उस पर हम तलाक बिद्दत और 3 तलाक और निकाह हलाला पे हम लोग नहीं जाएंगे, वो बहुत ही लंबा मैटर है। इन सभी चीज़ों पर
यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पर हम लोग एक प्रॉपर लेक्चर बात करेंगे, शुरुआत से लेकर बात करेंगे, हर एक चीज़ पर बात करेंगे। तो आप लोग इस तरह से समझिए कि ये सभी एक देश के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए जो फैमिली लॉ है उसको समान रूप से बनाना, और हर एक चीज़ को, हर एक अपराध के लिए एक ही कानून होना, उसको आप लोग यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के दायरे में रख सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से आप लोग अपने जो चीज़ें हैं इस तरह से आप सोच कर बताइए कि क्या भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए, और अगर लागू होता है तो उसके क्या क्या परिणाम देखे जा सकते हैं, और समान नागरिक संहिता के किस तरह से लागू किया जा सकता है कि वो एक समान समभाव का धर्म, जो समान धर्म समभाव की बातें लेकर चलते हैं, तो उस तरह से जो भारत की चीज़ें, और भारत तो विश्व स्तर पर देखेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है कि पूरा जो दुनिया है वो एक ही परिवार है। इस तरह की बातें जो भारतीय, जो आप देखेंगे कि शास्त्रों में जो बातें कही गई उसको लेकर चलता है। सत्यमेव जयते के लिए की बात चलता है कि जो कानून है वो सबके लिए समान होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की बात लेकर चलता है कि वो सारा देश, दुनिया जितनी भी संसार है वो एक घर परिवार की तरह है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप लेकर चल रहे हैं भारतीय संविधान को, देश को, राष्ट्र के निर्माण में, तो आपको यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करना ही चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए भारत में। बशर्ते यही है कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या इसके प्रावधान होने चाहिए, और किस प्रकार से, इस प्रकार से लागू किया जाए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को कि किसी भी धर्म को आहत न पहुँचे। ठीक है, अगर इस तरह से लागू किया जा सकता है तो अगर भारत सरकार चाहे तो एकदम लागू कर सकता है इसे। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की जो बातें हैं आप देखेंगे कि ये आपके अनुच्छेद 44 में दी गई हैं। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद 44 आपका डीपीएसपी का भाग है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का भाग है। तो उसमें अनुच्छेद 44 में कहा है कि राज्य के लिए एक नया समान नागरिक संहिता की बात कही गई है उसमें। ठीक है, अनुच्छेद 44 में। ठीक, तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की चीज़ें क्या होती हैं, और इस यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की जो असमानता वाली चीज़ें हैं वो किस प्रकार से हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, अगर हिंदुओं के डाइवोर्स के बारे में हम बात करें, तलाक के बारे में, ये तो आपका जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है उसमें सीधा सीधा दिया गया है, उस तरह की चीज़ें हैं, तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि बहुत ही लंबा चला जाएगा ये। तो यहाँ पर अनुच्छेद 44 में आपका यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। अगर हम अनुच्छेद 19 की बात करें, ठीक है, अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका अर्थ ये होता है कि भारत में आपको बोलने की आज़ादी है। ठीक है, अभिव्यक्ति की, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें आपका अनुच्छेद 19 में। आपको भारत में बोलने की आज़ादी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बशर्ते यही है कि भारत के विरोध में नहीं बोल सकते, और ना ही किसी ऐसे पर्सन के खिलाफ बोल सकते हैं जो भारत में राजकीय पद पर धारण हो, और ना ही आप किसी नागरिक के विरोध में बोल सकते हैं कि वहाँ पर उसके जो अधिकार हैं, जो आत्मसम्मान को हानि पहुँचे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और पीठ पीछे तो कुछ भी बोलिए। यहाँ पर तो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी राजनेता को गाली दे दिया जाता है आम बोलचाल की भाषा में। तो इसमें आप लोगों का, आप ये देखिए कि आप अपने राष्ट्र के प्रति कितने समर्पित हैं। अगर आप अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं हैं तो आप में राष्ट्र भावना जीरो है, माइनस में है। ठीक है, आप नहीं तो आप अपने राष्ट्रपति को उल्टा सीधा बोल सकते हैं, ना ही आप प्रधानमंत्री को, क्योंकि उनका जो पद है आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, ना ही आप वहाँ पर पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो आप उनको उल्टा सीधा बोलने का भी आप लोगों को अधिकार नहीं है। इस तरह से आप बोलते हैं तो ये आप लोगों में कमियां हैं। ठीक है, इन कमियों को दूर करिए, तभी आप लोग एक अच्छे समाज के निर्माण में सहयोग प्रदान करेंगे और एक अच्छे देश के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो आप ब्रिटेन में जाकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को गाली देकर दिखाइए, फ्रांस में जाकर गाली देकर दिखाइए, या अमेरिका में जाकर गाली देकर दिखाइए, आपको निश्चित ही है कि वहाँ पर जेल हो जाएगी। ठीक है, भारत में इतनी स्वतंत्रता है कि आप भारत के राष्ट्रपति तक को उल्टा सीधा बोल सकते हैं। ठीक है,
तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 21 के बारे में, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 21 के बारे में आप जानते हैं कि ये इतना बड़ा है कि अनुच्छेद 21 में इतनी बातें लिखी गई हैं कि आप जितना सोच सकते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में, वो उतना इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ तक आप सोच सकते हैं वो चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक, तो अनुच्छेद 21 को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। इसमें बात की गई है कि आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं, आप आत्महत्या नहीं कर सकते। ठीक है, अनुच्छेद 50, एक लाइन में हम इसको भी लिख दे रहे हैं। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 50 आपको कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग पृथक करता है, न्यायपालिका से कैसे पृथक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में थोड़ी जानकारी हुई और इसके बारे में हम लोग प्रॉपर बात करेंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर सुनते हैं तो आप लोग वहाँ पर जो चीज़ें कमियाँ उसमें दिखती हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। अगर कोई गलत चीज़ें बोला जा रहा है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है, या टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़कर वहाँ पर सुझाव दीजिए अपने। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, आनंद उठाते रहिए और जो चीज़ें आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही हैं उसको भी कमेंट करिए, तो उसमें हम लोग सुधार किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक स्थानीय पवन का उदाहरण है? किस पवन का? स्थानीय पवन का जो उदाहरण है उसके बारे में बताना है। एमू, अंगामी, पिग्मी, सांता आना। ठीक है, तो इनमें से आप सोच कर देखिए कि कौन सा एक स्थानीय पवन का उदाहरण है। अंगामी के बारे में आप जानते हैं कि भारत की जनजाति है और आप देखेंगे कि नागालैंड में रहती है ये आपका। ठीक है, अंगामी जो जनजाति है वो नागालैंड की जनजाति है, भारत में रहती है। पिग्मी आप देखेंगे, पिग्मी भी अगर आप जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा तो पिग्मी भी आपका मध्य अफ्रीका गणराज्य में रहता है, जिसमें आप देखेंगे कि कांगो बेसिन है, वहाँ पर पिग्मी जनजातियाँ रहती हैं। एमू के बारे में भी आप जानते हैं, एमू तो एक पक्षी भी है, आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप सोच कर देखिए कि एमू जो जनजाति है ये आपकी एक जनजाति है, एक प्रकार की लोगों की जनजाति है जो जापान में पाई जाती है। और सांता आना के बारे में आप देखिए, सांता आना एक तरह से देखने में भी लग रहा है कि एक जगह का नाम है और यहाँ पर जो पवन चलती होगी उसको सांता आना पवन के नाम से देखा जाता होगा, यानी कि यही जो है आपका सांता आना पवन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए सांता आना कैलिफोर्निया, सांता आना कैलिफोर्निया यूएसए, ये कैलिफोर्निया आपका यूएसए में है। यूएसए में चलने वाली और एक स्थानीय पवन है, स्थानीय पवन है। इसके बाद एक और लिख लीजिए एमू, जापान, अंगामी भारत। ठीक है, और पिग्मी कांगो बेसिन, कांगो बेसिन। तीनों एक प्रकार की मानव जनजातियां हैं, तीनों एक प्रकार के मानव जनजातियां हैं। ठीक है, जनजातियां हैं। ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका देश में है, ये आपका नागालैंड में है। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद करते रहिए और अपने नोट्स को बनाते रहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका आप लोग हमेशा ध्यान दे रखिएगा कि नेगेटिव पॉजिटिव की जो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अधिनियम दिया है और फिर उसके बाद सन दिया है कि किस सन में यह अधिनियम आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1993, जैव विविधता अधिनियम 2002। तो आप लोगों को तो ये चीज़ें याद ही होंगी कि जो पर्यावरण संरक्षण से जो चीज़ें देखने को मिल रही थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि 1972 का है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कन्फ्यूजन अगर थोड़ा बहुत अगर होना चाहिए तो प्रोजेक्ट टाइगर और हाथी में होना चाहिए। नहीं तो अगर आप प्रोजेक्ट टाइगर जानते हैं कि 1973 का है तो ये आपका ऑप्शन सही ही है एवं कि प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में आया था। और उसके बाद आप देखिए कि प्रोजेक्ट हाथी जो है, यानी कि 3 तो सही हो गए, यानी कि हाथी जो है वही आपका गलत होगा। तो प्रोजेक्ट हाथी जो है ये 1992 से नहीं, ये आपका ये 1993 का नहीं, ये आपका 1992 का है। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते हैं। इस तरह से प्रश्न आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे कि सन देकर कौन सा चीज़ कब आया था, कौन सा अधिनियम और कौन सा प्रोजेक्ट कब आया था, भारत में आया था। तो इस तरह से चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैव विविधता से आप देखेंगे कि जैव विविधता को संरक्षण दिया गया था। प्रोजेक्ट हाथी से हाथियों को संरक्षण दिया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर से बाघों को भारत में संरक्षण दिया गया था। और वन्य जीव से आप देखेंगे कि ये भी आपका पर्यावरण संबंधित है कि वन्य जीवों को संरक्षण दिया जाए, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की बात की जा रही थी। ठीक है, तो आप सिर्फ इसके बारे में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी के बारे में बताइए कि एक एक वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बताइए कि जी ये कौन से फेमस है। ठीक है, किस वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर फेमस है, किस वन्य जीव अभ्यारण्य में आपके हाथी फेमस है, कहाँ के, तो उसके बारे में सिर्फ एक एक जगह का नाम बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि वो कौन कौन सी जगह हैं। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में लघु उद्योगों के लिए नायक समिति कब बनाई गई थी। किसके लिए? लघु उद्योगों के लिए नायक समिति। ठीक है, इस तरह से सोचिए कि लघु उद्योगों के लिए, एमएसएमई के लिए। ठीक है, तो लघु उद्योगों के लिए जो नायक समिति कब अस्तित्व में आई थी, वो आई थी आपकी 1991 में। ठीक है, और इन चारों सनों में आप देखेंगे कि एक एक समितियां हैं जो लघु उद्योगों से संबंधित हैं। तो हम बात करते हैं 1991 की। इसमें आई थी नायक समिति। इनको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। बड़े एग्जाम में तो ये मिलान करने के लिए आएगा, कूट की सहायता से करने के लिए आएगा। ठीक है, और वनडे एग्जाम में ये आप लोगों से एक एक करके प्रश्न पूछ लेगा। 1991। फिर बात करते हैं 1995 में कौन सी समिति आई थी। 1995 में आई थी आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति। फिर इसके बाद सन 2000 में देखिए, सन 2000 में कौन सी समिति आई थी। एस कोहली समिति। एस कोहली समिति। ठीक, फिर उसके बाद 1955 में देखिए, 1955 में आई थी कार्वे समिति। कार्वे समिति। ठीक, ये आपकी 4 समितियां हैं जो आपकी लघु उद्योगों से संबंधित हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। बड़े एग्जाम्स में ये मिलान करने के लिए दे देगा, कूट की सहायता से हल करने के लिए दे देगा, क्रम वाइज लगाने के लिए दे देगा, क्रम से काल क्रमानुसार दे देगा। और वनडे एग्ज़ाम में, छोटे एग्ज़ाम में आप लोगों को ये सन देकर पूछ लेगा कि कौन सी समिति कब आई थी। या इस तरह से पूछ सकता है कि आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित है। ठीक है, या कार्वे समिति किससे संबंधित है। इस प्रकार से भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको और हम लोग बढ़ते हैं आगे। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है। ठीक है, तो आप लोग को ये मत सोचिएगा कि इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सही सुमेलित है। ठीक है, तो अगर एक तरफ देश दिया है और एक तरफ राजधानियाँ दिया है।
कि किस देश की कौन सी राजधानी है। आप लोग पढ़िए, ईरान, बगदाद, तुर्कमेनिस्तान, बिश्केक, ताजिकिस्तान, दुशांबे, इराक, तेहरान। ठीक है, आप लोग अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो आप लोगों को देश और राजधानियाँ याद रखना चाहिए। ये आपको इस तरह से मिलान करने के लिए दे देगा, या तो आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कौन सी देश की राजधानी है। ठीक है, ये तो आपके फेमस देश हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, यहाँ के खाड़ी वाले देश हैं। तो ईरान की राजधानी अगर आप पढ़ते हैं तो ईरान की राजधानी तेहरान है, यह तो आप जानते ही हैं। और इराक की राजधानी बगदाद है। ठीक, इतना तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्योंकि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये इन देशों का नाम जो है तो थोड़ा कन्फ्यूजन में रहता है कि किस देश की कौन सी राजधानी, तो इधर उधर हो जाता है। लेकिन ईरान और इराक में आप लोगों को तो कन्फर्म होना चाहिए कि ईरान की राजधानी तेहरान है और इराक की राजधानी बगदाद है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अगर हम बात करें तो बिश्केक नहीं है, ये आपका अशगाबाद है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है और जो बिश्केक राजधानी है ये आपका किर्गिस्तान की राजधानी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं, लिख लेते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। राजधानियाँ पूछता है। ठीक है, ईरान, ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इराक, इराक की राजधानी है बगदाद। फिर इसके बाद तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, अशगाबाद। फिर इसके बाद बिश्केक किसकी राजधानी है? बिश्केक आपकी राजधानी है किर्गिस्तान की, किर्गिस्तान की। किर्गिस्तान की राजधानी जो है आपका बिश्केक है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका है ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तो ये आप लोगों को आसान रहेगा याद करने में। इसका ऑप्शन जो होगा ये आप लोगों का सही होगा। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम का क्रम कौन सा होगा? ठीक है, कहाँ की पूछ रहा है? मध्य भारत की पूछ रहा है। कौन सा क्रम पूछ रहा है? पूर्व से पश्चिम का क्रम पूछ रहा है। ठीक है, अगर आपको भारत के पहाड़ियों के बारे में पता है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो हम लोग बताने के लिए हैं, आप लोग चिंता मत करिए। ठीक है, आप लोग बस चैनल से जुड़ते रहिए और श्रृंखला को देखते रहिए। आप लोगों का चाहे जियोग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट तो निश्चित ही है कि आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से एकदम बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा जीएस के। और जो बाकी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप लोगों के अन्य सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस श्रृंखला से आपके बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और आप लोगों का जो नोट्स बनाते रहिए और आप लोग अपने पढ़ाई को सही ढंग से सही दिशा निर्देशन में लेकर चलिए। तो मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम का क्रम। ठीक है, अगर आप लोगों को पता होगा तो जो छोटा नागपुर का पठार है वो आप लोग अगर ध्यान देंगे तो कहाँ पर पड़ता है? झारखंड में। और कौन सा पूछ रहा है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो कौन सा क्रम पूछ रहा है? ठीक है, तो आप लोग इस तरह से समझ लीजिए कि कौन सा क्रम पूछ रहा है। ये आपका ईस्ट हो गया, यानी कि पूर्व हो गया। ये आपका पश्चिम हो गया, यानी कि वेस्ट हो गया। ठीक है, ये आपका नॉर्थ हो गया, यानी कि उत्तर हो गया। ये आपका साउथ हो गया, यानी कि दक्षिण हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम का क्रम, इस तरह से, यानी कि इस तरह से जाएगा पूर्व से पश्चिम के क्रम। अगर पश्चिम से पूर्व पूछेगा तो ये आपका ये क्रम होगा। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए कि पूर्व से पश्चिम का क्रम पूछा जा रहा है। तो पूर्व में आप देखेंगे कि झारखंड है, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया है। तो नॉर्थ ईस्ट में ये पहाड़ियाँ है ही नहीं,
क्योंकि पूर्वी भारत के पूछ ही नहीं रहा है तो मध्य भारत में पूछ रहा है। तो मध्य भारत की जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में पूछ रहा है। तो मध्य भारत की पहाड़ियों में आप देखेंगे कि छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ यानी कि सबसे पहले आ जाएगा पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए मैकाल श्रेणी आ जाएगी। इस तरह से आप लोग क्रम बनाते चलिए। फिर उसके बाद मैकाल श्रेणी आएगी, मैकाल की पहाड़ियाँ। फिर उसके बाद महादेव की पहाड़ियाँ आएंगे, महादेव की पहाड़ियाँ। फिर उसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आएंगी, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आएंगी। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी आएगी आपकी। तो ये आपका पूर्व से पश्चिम का क्रम है। कैसे है? पूर्व से पश्चिम का क्रम। ठीक है, हम इसको पूर्व से पश्चिम के क्रम में लिख दें कि ये सही रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये तो पूर्व से पश्चिम का क्रम है, यानी कि ये इस तरह का क्रम है। ठीक है, इस तरह का क्रम, सॉरी हाँ इस तरह का क्रम है पूर्व से पश्चिम की तरफ का। ठीक है, इसको हम रहने ही देते हैं। पूर्व से पश्चिम की तरफ, अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ मांगेगा तो पहले पर सतपुड़ा आएगी, फिर महादेव आएगा, फिर मैकाल आएगा, फिर छोटा नागपुर आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ये आपका हम लिख दे रहे हैं पूर्व से पश्चिम। ठीक, फिर इसके बाद आप लिख लीजिए सतपुड़ा, महादेव, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। ये कौन सा क्रम है? पश्चिम से पूर्व का क्रम है ये। ठीक है, पश्चिम से पूर्व का ये क्रम है। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है या पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है। और अगर आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो आप इस तरह से मैप, इस तरह से आप लोग बनाकर इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है, और हमको किस दिशा में ले जाना है। तो आप लोग इस यहाँ पर क्रम देखिए कौन सा है, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। ये तो आपका गलत है क्योंकि ये आपका पश्चिम से पूर्व का क्रम है। छोटा नागपुर, मैकाल, सतपुड़ा, महादेव ये भी गलत है। महादेव, सतपुड़ा, छोटा नागपुर, मैकाल ये भी गलत है। छोटा नागपुर, मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, यही ऑप्शन जो है आपका पूर्व से पश्चिम का क्रम सही है। ठीक है, आप लोग इन सभी पहाड़ियों का नोट डाउन करते चलिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन तुगलकनामा के लेखक हैं? किसके लेखक हैं? तुगलकनामा। तुगलकनामा का लेखक कौन है? यानी कि ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है और उसी के राज दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के, और अमीर खुसरो ने ही आप देखेंगे कि तुगलकनामा की रचना की है। और अमीर खुसरो देखें भारत में खड़ी बोली के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, खड़ी बोली जो भारत में हिंदी का खड़ी बोली है उसका शुरुआत जो है अमीर खुसरो ने किया है। आप लोग सिर्फ कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि अमीर खुसरो का मकबरा कहाँ पर है। ठीक है, तो तुगलकनामा के लेखक जो हैं वो आपके अमीर खुसरो हैं। चलिए हम इन चारों लेखकों के जो चारों हैं इनके बारे में, एक इनकी पुस्तकों के बारे में हम लोग देखते हैं। गुलबदन बेगम, ये तो बहुत ही फेमस हैं, आप जानते हैं। हुमायूं नामा की रचना की हैं इन्होंने। और ये हुमायूं की लगती क्या थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हुमायूं की क्या थी? गुलबदन बेगम। ठीक, इन्होंने क्या किया, किसकी रचना किया है? हुमायूं नामा की, हुमायूं नामा। फिर उसके बाद आमिर खुसरो। आमिर खुसरो तो आप जानते हैं कि आमिर खुसरो इन्होंने भी बहुत सारे शासकों का दिल्ली सल्तनत में शासनकाल देखा है। शायद 5 के लोगों में इन्होंने भी देखा है। और निजामुद्दीन औलिया ने तो 7 शासकों का कार्यकाल देखा है। ठीक है, समझ रहे हैं? ये आमिर खुसरो आपके अलाउद्दीन खिलजी से भी थे और मोहम्मद बिन तुगलक में भी थे। आमिर खुसरो ने जो रचना किया उसका नाम है तुगलकनामा।
तुगलकनामा। फिर आते हैं शम्स ए सिराज अफीफ। शम्स ए सिराज अफीफ। इन लोगों का नाम भी इतना बड़ा है और देखिए कि इन लोगों ने जिस विभाग की स्थापना किया है उसका भी दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने अमीर कोही, दीवाने बंदगान, इस तरह से ये लोग नाम रखे हैं। ठीक है, और देखेंगे कि फ़ारसी उर्सी में, उर्दू में तो इसी तरह के नाम प्रचलित हैं और इसी तरह से नाम देखते हैं। और आप ये बात जानिए कि उर्दू के जितने शब्द हैं, उर्दू में इतने जो अच्छे अच्छे शब्द हैं, प्यारे प्यारे शब्द हैं, वो आपको किसी भी लैंग्वेज में देखने को नहीं मिलेगा उर्दू के शब्द। ठीक है, उर्दू में आप देखेंगे कि जो नाम हैं उसके भी नाम भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, और जो शब्द उर्दू में प्रयोग किए जाते हैं उसके भी बहुत ही एक नज़ाकत के तौर पर किया जाता है। नज़ाकत भी आप लोगों का एक उर्दू ही शब्द है, देखेंगे तो। और उर्दू में जितने भी शब्द हैं वो बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द हैं उसमें, आप देखिए। ठीक है, शम्स ए सिराज अफीफ की जो है, इन्होंने रचना किया है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना शम्स ए सिराज अफीफ ने किया है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही। ठीक, और मिनहाज उस सिराज के बारे में तो आप जानते हैं कि तबक़ात नासिरी की रचना किया है। ठीक है, इन लोगों का नाम भी इतना बड़ा बड़ा है कि आप देखिए, मिनहाज उस सिराज जसजानी। बताइए, इतना बड़ा नाम रखने की क्या ज़रूरत है। और अकबर का नाम देखिए, बाबर का नाम देखिए, इतना लंबा लंबा इन लोगों का नाम है कि वो याद करने में भी बहुत कठिनाई होती है। इसका जो रचना है वो है तबक़ात नासिरी। इसको हम डबल कर दे रहे हैं तो इसीलिए आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, तबक़ात ए नासिरी। ठीक है, तो पुस्तकों से आप लोगों के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किसके पुस्तक है, किसके शासनकाल में लिखी गई थी और किस राजवंश से संबंधित है, इस तरह से चीज़ें आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगी मध्यकालीन भारत में। और यही इन्हीं सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछने को मिलता है। ठीक है, या तो आपको संस्था के बारे में दे देगा कि कौन बनवाया है, किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस तरह से पूछ देगा, या तो कर के बारे में पूछ लेगा, खिराज है, ज़कात है, उसर है, ये सारे आप लोगों के कर हैं। तो इस तरह से आप लोग उसके प्रश्न पूछते हैं, वनडे एग्ज़ाम्स में भी पूछते हैं, और यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी और यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी में आप लोगों को ये सब प्रश्न देखने को मिलेंगे। अभी आप लोगों का यूपी ट्रिपल एससी पेट का फॉर्म आ गया है, आप लोग पढ़िए और इस श्रृंखला से देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए और आप लोग नोट्स बनाते रहिए और अपनी पढ़ाई को सुदृढ़ता प्रदान करिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में जरीब का अर्थ किससे लिया जाता था। जरीब का अर्थ किससे लिया जाता था, और वर्तमान समय में भी देखेंगे कि जरीब का प्रयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? भूमि माप में किया जाता है। ठीक है, भूमि माप में आप देखे होंगे कि सिक्कड़ की तरह होता है, एक लंबा लंबा सिक्कड़ होता है उसमें, और बड़े बड़े उसमें फंसाए रहते हैं, सिक्कड़ की तरह होता है, वही आपका जरीब होता है। उसको खींचा जाता है तो वो देखा जाता है कि वो कितना लंबा है, और इसमें निर्धारित किया जाता है कि कितने फीट के बराबर है और कितना लंबा है, कितने मीटर के बराबर में है। तो उस तरह से जरीब बनाया जाता है। और देखेंगे कि वर्तमान समय में भी जरीब का प्रयोग किया जाता है भूमि माप में। ठीक है, तो भूमि माप में आप देखेंगे कि जरीब का प्रयोग किया गया है। और एक बार यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन सी चीज़ें किससे संबंधित है। तो जरीब, भूमि माप, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। जरीब ही लिख रहे हैं पहले। जरीब, ये आपका भूमि माप से हो गया। ठीक, दाम, इसको एक बार लिख लीजिए तो फिर हम जरीब के बारे में बता रहे हैं। दाम, ये होती थी, तांबे की मुद्रा होती थी, मध्यकाल की बात हो रही है, तांबे की मुद्रा। और देसाई, देसाई आपका राजस्व अधिकारी होता था।
राजस्व अधिकारी। आप लोग जल्दी जल्दी नोट करते चलिए, टाइम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। कर क्या है? कर राजस्व के स्रोत हैं। ठीक है, क्या है? राजस्व के स्रोत। राजस्व के स्रोत हैं। ठीक, इस तरह से समझिए आप लोग। कर क्या होता है? टैक्स, उसको कर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि हम लोगों ने चारों के बारे में जाना कि चारों क्या चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं जरीब के बारे में। ठीक है, जरीब को बनाया था राजा टोडरमल ने। ठीक है, जरीब, जरीब हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। किसने बनवाया था? अकबर का नवरत्न में, अकबर के नवरत्न में नवरत्न में से एक है राजा टोडरमल। ठीक है, राजा टोडरमल। इन्होंने भूमि पैमाइश का अधिकारी होता था। ये भूमि पैमाइश का अधिकारी। ठीक है, कि यानी कि भूमि का जो देख रेख करना है सर राज्य में, उसका जो अधिकारी होता था वो राजा टोडरमल था। ठीक है, इन्होंने जरीब का प्रयोग किया और कैसे बनाया था इसने? ठीक है, बाँसों में लोहे के छल्ले डालकर। ठीक है, बाँसों में लोहे के छल्ले डालकर। ठीक है, बाँसों में लोहे के छल्ले डालकर इन्होंने बनवाया था। किसने? राजा टोडरमल ने। राजा टोडरमल क्या होता था? वो राज्य की भूमि का संरक्षण अधिकारी होता था, यानी कि भूमि पैमाइश का अधिकारी होता था। और कौन था? अकबर के नवरत्न में एक थे। ठीक है, डालकर बनवाया था। अब इसके बाद देखिए कि जरीब की लंबाई जो होती थी उस समय, वो जरीब की लंबाई जो होती थी वो होती थी 66 फीट। 66 फीट लंबाई होती थी। 22 गज का होता था ये। गज का मतलब समझ रहे हैं? आपके जो नॉर्मल चाल होती है पैरों से, जो एक फलांग आप चलते हैं वही आपका एक गज माना जाता है। ठीक है, तो 22 गज का होता था और 4 लट्ठे के बराबर होती थी। 4 लट्ठे के बराबर। ठीक है, समझ रहे हैं? 4 लट्ठे के बराबर होती थी। ठीक, तो जरीब की लंबाई 66 फीट 22 गज का और 4 लट्ठे के बराबर होता था। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें समझ में आया कि जो चीज़ें इस प्रश्न में पूछा गया कि मध्यकाल में जरीब का अर्थ किससे लिया जाता है, तो जरीब का जो अर्थ है आपका भूमि के पैमाइश से लिया जाता है। और जरीब का निर्माण किसने किया था? राजा टोडरमल ने किया था। राजा टोडरमल जो है आपके अकबर के नवरत्न में आते हैं। और जो भूमि का अधिकारी होता था, राज्य की भूमि का अधिकारी, यानी कि भूमि पैमाइश का अधिकारी। और इन्होंने जो जरीब का निर्माण किया था बाँसों में लोहे के छल्ले डालकर बनाया था। ठीक है, बाँस आप जानते हैं कि बाँस क्या होता है? बाँसों में लोहे के छल्ले डालकर बनाया था। और जरीब की लंबाई थी 66 फीट 22 गज 4 लट्ठे के बराबर होती थी। ये पूरा आपकी लंबाई के बारे में बताया गया कि 22 गज की लंबाई होती थी, 4 लट्ठे के बराबर लंबाई होती थी और 66 फीट का ये होता था। ठीक है, तो अगर 66 फीट के बारे में दिया है तो आप लोग मीटर आराम से निकाल सकते हैं कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं। 3 फीट के लगभग में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से समझिए कि जो पूछा गया जरीब क्या होता है। आप लोगों को एकदम क्लियर हुआ होगा कि जरीब के बारे में। और जो ऑप्शन में दिया गया है दाम है, तांबे का मुद्रा है, देसाई है, राजस्व अधिकारी कर है, जो राजस्व के स्रोत। ठीक है, ये सारे के सारे मध्यकाल में यानी कि देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न युद्धों में सबसे पहले कौन लड़ा गया था? तो ये आपके 4 युद्ध दिए गए हैं। जजाओ का युद्ध, धर्मत का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरनाल का युद्ध। ठीक है, और चारों युद्ध जो हैं आप देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इन युद्धों के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले हम लोगों को इसके बारे में ये पता करना होगा कि ये युद्ध कब लड़े गए थे। तभी हम लोगों को पता चलेगा कि यह युद्ध कौन से सन में कब लड़े गए थे, तो कौन पहले लड़ा गया था। तो हम बात करते हैं जजाओ के बारे में।
ठीक है, हम सिर्फ युद्धों के बारे में बताएंगे कि कब लड़ा गया था और किन के मध्य हुआ था, ये आप लोग अपने नोट्स में लिखिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी करिए। ठीक है, हम इतना आप लोगों को बता रहे हैं, फैक्ट दे रहे हैं, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। 12 जून यह लड़ा गया था, 12 जून 1707 को। ठीक, 1707 में आप जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, जजाऊ का युद्ध। फिर उसके बाद बात करते हैं धर्मत। धर्मत का युद्ध किसके किसके कब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, ये आप लोग अपने नोट्स में लिखिए और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए। ठीक है, 15 अप्रैल, हम सिर्फ यही लिख रहे हैं कि कब हुआ था। 15 अप्रैल 1658, 15 अप्रैल 1658 को। फिर इसके बाद बिलग्राम, इसको कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध जब हुआ था, कब हुआ था, ये हुआ था 26 जून 1539। समझ गए कि कौन सा युद्ध है, बिलग्राम का कन्नौज का युद्ध। ठीक है, शेरशाह सूरी इसको हमसे बता रहे हैं, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो बाकी युद्धों के बारे में आप लोग लिखिए, क्योंकि यही ऑप्शन है जो सबसे पहले हुआ था। सरनाल के बारे में हम बात करें, सरनाल का युद्ध लड़ा गया था 1572 में। ठीक है, 1572 में। अगर क्रम पूछ दे तो पहले पे ये आ जाएगा। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध, दूसरे पर सरनाल का, तीसरे पर धर्मत का, चौथे पर जजाऊ का युद्ध। ठीक है, यानी कि बिलग्राम का युद्ध है, इन चारों युद्धों में सबसे पहले लड़ा गया था। और कन्नौज का युद्ध, इसको बिलग्राम का युद्ध बोला जाता है, और यह शेरशाह सूरी आपका और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर है एकदम दिमाग में, एकदम ये सब चीज़ों को याद रखिए, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। फिर से अगर मिलान करने वाला प्रश्न आ रहा है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप लोग इससे घबराइए मत, क्योंकि ये आप लोगों को सिर्फ कंपटीशन की तैयारी के लिए ही है, और ये आप लोगों को जॉब नहीं देने वाली है। इसीलिए आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएं, वही यहाँ पर सोचा जा रहा है कि इससे घबराना नहीं है, कि इससे आप देखिए कि 4-5 प्रश्न आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न से अगर हम 5 प्रश्न कर रहे हैं, तो अगर हम 15 प्रश्न भी अगर हल करते हैं पर डे, या 14 प्रश्न, 10 प्रश्न, 20 प्रश्न, जितने भी करें, तो आपको 50+ प्रश्न आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि 1 से 1.5 घंटे के बीच में आप 50-60 प्रश्न कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक हफ्ते में आप लोग कितने प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सोच कर देखेंगे तो आप लोगों की तैयारी जो है आप लोग क्योंकि एकदम बढ़िया से होगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये सारे के सारे जो हैं दक्षिण के राजवंश हैं, दक्षिण भारत के राजवंश है। दक्षिण भारत में 3-4 राज्यों के नाम लिख लिए, जान लीजिए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये आपके 4 राज्य हैं दक्षिण के, और चारों दक्षिण के राज्यों में यही 4 राजवंश मिलेंगे। चोल, चेर, पांड्य, पल्लव, यादव, काकतीय, यही सब राजवंश मिलेंगे। राष्ट्रकूट, फिर उसके बाद आंध्र सातवाहन, ये आप लोगों के दक्षिण के राज्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ राज्य दिया है, दूसरी तरफ उसकी राजधानियों के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सा गलत है। पल्लव, प्रतिष्ठान, यादव, देवगिरी, पांड्य, मदुरै, काकतीय, वारंगल। ठीक है, आप एक तरह से जानते हैं कि जो प्रतिष्ठान है उसको पुरुषपुर भी बोला जाता है, और वो राजधानी थी आंध्र सातवाहनों की। ठीक है, पल्लव कांची के पल्लव के नाम आप लोग सुने होंगे। कांची के पल्लव, देवगिरी के यादव, मदुरै के पांड्य, वारंगल के काकतीय। ठीक है, इस तरह से आप लोग सुने होंगे, तो इस तरह से आप लोगों को याद भी होगा। इसमें डायरेक्ट एक तरफ पर राज्य और राजधानी दे दिया है। तो जो पल्लव राजवंश है, पल्लव की राजधानी है, आपके देखेंगे कि कांची, कांची के पल्लव। फिर उसके बाद देखिए, अगर प्रतिष्ठान की राजधानी की हम बात करें तो ये सातवाहनों की राजधानी है, सातवाहन। और सातवाहनों ने जो इतिहास में किया है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप देखिएगा कि क्या इन लोगों ने सही किया है वो चीज़ या गलत किया है। ठीक है, सातवाहनों की राजधानी थी पुरुषपुर।
पुरुषपुर, और इसी को बोला जाता है प्रतिष्ठान। ये आपका वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो राजधानी, और आप लोगों को राजधानी प्राचीन काल में राजधानी और राजवंश के बारे में प्रश्न पूछता है। या तो आपको डायरेक्ट दे देगा या तो इस तरह से मिलान करने के लिए दे देगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो बोला जाता है। ठीक है, विदर्भ सबसे पहले तो आप विदर्भ का लोकेशन जान लीजिए कि विदर्भ बोला जाता कैसे है। विदर्भ आपका महाराष्ट्र में और गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, उसको विदर्भ बोला जाता है। तो वहाँ पर देखेंगे कि अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, वहाँ अजंता एलोरा की गुफाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो वही पूछा है कि विदर्भ का खजुराहो किसे बोला जाता है। आप जानते हैं कि खजुराहो जो है आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ग्वालियर के पास में पड़ता है, और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो करवाया था वो चंदेल शासकों ने करवाया है। ठीक है, तो विदर्भ के खजुराहो के बारे में पूछ रहा है कि विदर्भ आपका महाराष्ट्र गुजरात के कुछ क्षेत्र में को ले लीजिए, और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहाँ पर विदर्भ पाया जाता है, और वहीं पर अजंता एलोरा की गुफाएँ देखने को भी मिलती हैं। और वही पूछ रहा है कि उनमें से कौन से मंदिर को विदर्भ का खजुराहो बोला जाता है। मनुदेवी मंदिर, भीमाशंकर मंदिर, कैलाश मंदिर और मार्कंडेश्वर मंदिर। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पर वही चीज़ बताएंगे जो प्रश्न में पूछा गया है, बाकी लोकेशन जो है वो आप लोग हमको बताएंगे। ठीक है, लोकेशन हमको बताएंगे, हमको नहीं पता है, इसीलिए हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मनुदेवी मंदिर कहाँ है, भीमाशंकर मंदिर कहाँ है, मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ है, कैलाश मंदिर कहाँ है, किस लोकेशन पर है। एक का तो हम बता देंगे मार्कंडेश्वर मंदिर का, लेकिन बाकी का आप लोग बताइए क्योंकि हमको नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि मार्कंडेश्वर मंदिर को ही आपको देखेंगे कि विदर्भ का खजुराहो बोला जाता है। ठीक है, और इसी को आप मान के चलिए हम लिख दे रहे हैं मार्कंडेश्वर मंदिर, मार्कंडेश्वर मंदिर, इसको क्या बोला जाता है, विदर्भ का खजुराहो, विदर्भ का खजुराहो या मिनी खजुराहो। ठीक है, या मिनी खजुराहो। मार्कंडेश्वर मंदिर, विदर्भ खजुराहो या मिनी खजुराहो इसको बोला जाता है। ठीक है, और इस मंदिर का लोकेशन है, आप देखेंगे लोकेशन हम बता रहे हैं, सिर्फ एक मंदिर का बताएंगे, बाकी का हमको नहीं पता है, और आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, यह मंदिर है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वेनगंगा नदी के किनारे, वेनगंगा नदी के किनारे, समझ रहे हैं। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली नामक स्थान है और वहाँ पर वेनगंगा नदी के किनारे पर यह मंदिर है। ठीक, इसका निर्माण करवाया गया था 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में, 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, 12वीं शताब्दी के मध्य निर्माण हुआ। ठीक, निर्माण हुआ फिर। ठीक है, और इसमें वर्तमान समय में जो कार्य किए गए हैं एक बार देख लीजिए कि इन मंदिरों की संख्या, इन मंदिरों की संख्या कुल कितनी थी, 24 थी, और जिसमें से 18 खंडहर हो गए हैं, 18 खंडहर हो गए हैं। ठीक है, खंडहर हो गए हैं,
और 2017 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय नहीं दिखेगा तो आप लोग मैनेज करिएगा, हम बोल रहे हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है जी, समझ रहे हैं, जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, चलिए यहाँ पर करवाया आप लोग लिख लीजिएगा, अगर नहीं दिख रहा है तो करवाया आप लोग लिख लीजिएगा समझकर, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं करवाया। ठीक है, अब समझ जाएंगे कि 2000 जो मार्कंडेश्वर मंदिर है आपका, उसको विदर्भ का खजुराहो बोला जाता है और उसका निर्माण करवाया गया था 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में, और यह है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वेनगंगा नदी के किनारे पर है। और इन मंदिरों की संख्या 24 थी और वर्तमान समय में 18 खंडहर हो चुके हैं, यानी कि 6 ही बचे हैं। ठीक, और 2017 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, तो ये आपके आज के श्रृंखला का ये आखिरी प्रश्न है। तो आप लोग इस श्रृंखला से नोट्स बनाते रहिए, जितने भी जीएस श्रृंखला बनाए गए हैं बताए गए हैं उन सब से नोट्स बनाते रहिए, और आप देखेंगे कि आने वाले समय में आप लोगों के नोट्स जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते रहिए और चैनल से जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और नए लोगों को चैनल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करिए, और जिससे हम लोग मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे लेक्चर लेकर आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आया होगा, यह श्रृंखला पसंद आई होगी, और इस श्रृंखला के सभी प्रश्न जो हैं आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अभी आप देखेंगे कि जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे बीपीएससी का 69वां एग्ज़ाम्स ले लीजिए, फिर उसके बाद जो यूपी SSS पेट का है वो भी एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी PSC का होगा। ठीक है, और फिर IAS का भी होगा, यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, तो इन सभी एग्ज़ाम में और पेट का अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोगों को तो ये श्रृंखला ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, जिससे आप देखेंगे कि इस श्रृंखला से पेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए और अपने पढ़ाई को सुदृढ़ता प्रदान करिए। उम्मीद है कि आप लोग को ये लेक्चर पसंद आएगा, और स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।